जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना सैयद वक़ार रिज़वी अलमारूफ़ टाइगर शाह। आज हम बहुत ही मशहूर मारूफ़ समाजी सियासी शख्सियत राना मकबूल अहमद साहब की तरफ आए हैं और इस मुलाकात का बेसिक मकसद हमारा ये है कि हम उनके बेटे तलाल अहमद राना साहब से कुछ एक तो ताज़ीद के करेंगे उनसे, दूसरा ये है कि हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो आइए हम आपका तारुफ़ कराते हैं तलाल अहमद राना साहब से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे बहुत हैं शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। और आप तबीयत ठीक है? सब अल्लाह ठीक का है? शुक्र है, आप ठीक ठाक आपके हैं। वालिद साहब का अफसोस है कि सियासी खला भी है और वैसे भी मारूफ शख्सियत थे और उसकी ताज़िक्र भी आना बनता था और मियाँ साहब भी हैं काफ़ी दोस्त। जब मियाँ साहब आपकी तरफ आए तो उन्होंने सोचा कि आपसे भी एक इंटरव्यू किया जाए, बनता भी ऐसा है। तो आप इस सिलसिले में कुछ हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे सवालों को जवाब देने के लिए आप मोस्ट वेलकम जी। हम बैठे हैं, मौजूद हैं, आप सवाल करें और मैं आपकी कोशिश करूंगा कि जवाबात दे सकूं। नहीं, आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि हम जब आए हैं इसी मकसद के लिए हैं तो जवाबात और आपके जवाब से ही हमारे आने वाले वक्त के जो दौर के जो आ रहे हैं दौर हमारा उससे मुंसलिक है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताया कि मियाँ साहब आए आपकी तरफ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। मियाँ साहब के साथ जो वालिद साहब का ताल्लुक़ था वो 40 साल पुराना ताल्लुक़ था और मेरे वालिद साहब बताते थे कि मियाँ साहब ने उस 40 साल में कभी भी उनको कोई ऐसा काम करने को नहीं कहा जो कि अखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे ठीक ना हो। और वालिद साहब का मियाँ साहब के साथ एक अकीदत जो थी वो रूहानी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत अच्छा लगा, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ ऐसी की जो कि आगे चल के भी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत मुफीद साबित होंगी। तलाल भाई, आप ये बताएं कि आपका यानी कि मौजूदा सियासत जो हमारी चल रही है, मियाँ साहब की हमारी एक जमात है मुस्लिम लीग नून और PTI और दूसरी जमातें भी हैं, आपका रुझान किस जमात की तरफ और किस आपकी सोच में कौन सी ऐसी जमात है जो हमारे मुल्क की बहरान चल रहे हैं इसमें से हमें निकाल सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें शाह साहब मेरे ख़्याल में तो कोई दो राय नहीं है कि मियाँ साहब जो हैं वो ही इस मुल्क को इस इकनॉमिक टर्मोइल से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास तजर्बा भी है, उनके पास विजन भी है और उन्होंने ये पहले करके भी दिखाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क का जो भी बुरहान की कैफियत है उसको सिर्फ मियाँ साहब ही निकाल सकते हैं। नहीं, आपकी इस बात से तो ये लग रहा है कि आप नून लीग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या मेरा ये ख्याल दुरुस्त है? मेरा ये आपका जो सवाल है, मैं ये कहूँगा कि इतना ये रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब की जो अकीदत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वो 40 साल पर मुहित थी। मेरा नून लीग ज्वाइन करने का प्रोग्राम तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं भी ज्वाइन करता तो मेरी अनवेवरिंग कमिटमेंट और अनक्वालिफाइड लॉयल्टी वो नून लीग के साथ ही होगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ही होगी, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब की एक लेगेसी है और उन्होंने जिस लेगेसी को वफ़ादारी के साथ निभाया उसको हम आगे लेके चलेंगे। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात सिर्फ ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब की पॉलिसीज़ के साथ कुछ लोगों को इख्तलाफात है, काफ़ी यानी कि लोगों के इख्तलाफात है, या PTI की जब हुकूमत आई तो उन लोगों ने या उस PTI ने कुछ ऐसे इल्ज़ामात, कुछ ऐसी बातें की जो कि मियाँ साहब के ऊपर एक धब्बे की तरह जो उनको सियासत से पीछे कर रही थी। मेरा सवाल करने का ये कि आप तो ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है, आपके वालिद साहब भी इसमें थे, आप भी कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब मियाँ साहब को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब वही पॉलिसीज़ नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं, या कुछ ऐसे इकदाम हो चुके हैं जिस बेस के ऊपर यानी कि PTI तो इन हुई, वैसे इकदाम आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मियाँ साहब को दोबारा बुलाया गया है सिर्फ लाडला समझ के। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जो आपने बात की लाडले वाली, ये तो ऐसी बात है कि जिसमें अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करें तो मुझे आप ख़ुद बताएं कि ये कैसा लाडला है जिसने पिछले 24 में से 13 साल जेल में या फिर जलावतनी में गुजारे। ये कैसा लाडला है जो 2002 के इलेक्शन नहीं लड़ सका, जो 2008 के इलेक्शन नहीं लड़ सका, जो 2018 के इलेक्शन जिस तरह लड़े वो भी आपके सामने है। लाडला तो कोई और था जिसको 15 साल उसकी एक इमेज बिल्डिंग की गई,
उसको ऊपर लाया गया। और अगर अब इदारों को इस बात का इतलाक हो गया है कि उनसे गलती हुई है और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन जिस लाडले की आप बात कर रहे हैं वो लाडला भी तो सब अंदर है। कल को वो भी बाहर आने के बाद यही कहता है कि देखें जी मैं तो लाडला नहीं था, मैं भी अंदर है। ये भी देखें, पॉइंट देखें ना, पॉइंट तो पकड़ने से आता है। सियासत में तो पॉइंट पकड़ना है, वो भी बाहर आके यही अल्फाज कहते हैं कि जनाब मैं तो लाडला नहीं था, अगर मैं लाडला होता तो मैं अंदर। या ये तो नहीं हो रहा कि उसको भी लाडला दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, उसको वापस कोई रास्ता मार करने के लिए दोबारा जेल में डाला गया। देखिए, अगर वो जो 9 मई के वाक़यात थे, उसके बाद वो जो उस दिन हुआ वो एक ट्रेजेडी थी और उसके जो ज़िम्मेवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो हम भी इस हक़ में। और जो आप बात करें कि बाहर आके कहना, वो एक बात की बात है। हम तो पिछला जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। आपको पता है 2010 से उनके साथ पुश करके लोगों को उनके साथ ज्वाइन करवाया गया। उसके बाद जब 2018 में उनकी हुकूमत आई तो पूरी सपोर्ट मिली उनको, जुडिशरी की, बाकी इंस्टीट्यूशंस की, कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बरक्स जब भी मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, आप उनके टेन्योर उठा के देख लें, उनको काम नहीं करने दिया गया। आप बेशक वो 92 का टेन्योर देख लें, 97 का देख लें, 2013 का देख लें, उस पर हम तफसील में भी बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नहीं, आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। हर लीडर के या हर आने वाले लीडर के अपना एक सोच, अपने ख्यालात होते हैं। चले, अगर आपको इसमें ज्वाइनिंग का चांस मिलता है या आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो किस पर्पज़ के लिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें आप ये ज्वाइनिंग जो ले रहे हैं, आप यूथ को, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन है और बड़े मारूफ हमारे जो लीडर रह चुके हैं उनके आप साहबजादे हैं, मैं ये सब जानना चाहता हूँ कि आप इसको ज्वाइन किस बेस पे करना चाहते हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, ये पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया था, मरीम नवाज साहिबा का भी बयान आया था कि हम यूथ को आगे लाना चाह रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बयान चला था कि जो ज़्यादातर टिकटें हैं इस दफ़ा वो यूथ में से दी जाएंगी। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पास द बटॉन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि बहुत ही एक हेल्दी सोच है, बजाय कि ये कि जो पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं को टिकटें देना। ये एक पार्टी में अंदर एक इस बात की तर्जमानी करती है कि यूथ जो है वो हमारा सरमाया है, वो हमारा एसेट है और उसने आगे चल के मुल्क को संभालना है। तो ये एक उसी कड़ी में एक सिलसिला है कि जी आप आगे आए और जिस भी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें उसमें करना चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल हो, जैसे मियाँ साहब आ जाते हैं, मियाँ साहब एज ए वज़ीर आज़म या इलेक्शन में जीते नून लीग, ठीक है, उसमें कोई भी वज़ीर आज़म बनेगा, जमात का बन जाए या मियाँ साहब खुद बन जाए, वज़ीर आला साहब भी मियाँ साहब की जैसे हैं, अगर वो ही कुछ ऐसे शख्सियात जो अपने सियासी असर रसूख की वजह से, जैसे बुज़दार साहब को खान साहब ने आगे किया हुआ था, तो आप क्या समझते, आप उस वक्त जब ये सिलेक्शन हो रही होगी तो आप मियाँ साहब के सामने इस चीज़ का सवाल उठा सकें कि मियाँ साहब यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं हो रही, इसको बदलें, या इसकी जगह पे हमारा ये जो नुमाइंदा, सही वाला नुमाइंदा, उसको खड़ा किया जाए? देखिए जी, मियाँ साहब बड़े इज़ ऑलवेज़ ओपन टू डिस्कशन, हर एक की बात सुनते हैं, तहम्मुल के साथ सुनते हैं। और पार्टी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ अगर पोजीशंस या फिर कोई स्लॉट्स अगर किसी को देने होए और तो उसमें कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उस पर फिर डिसीजन को रिवर्स भी किया जाता है। तो ये बिल्कुल आप ये ना समझें कि एक शख्स ने फ़ैसला कर लिया तो उसके सारों ने जो है उस पर फिर कोई सवाल नहीं उठाने या फिर कोई उसके बारे में प्रोब नहीं करना। तो ये बड़ी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसमें सवाल जवाब और डिस्कशन का सिलसिला जारी रहता है। आप मुझे बताएं, मौरसी सियासत जो चल रही है जी, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम बीबी आए हुए हैं आप, तो ये मोरसी सियासत नहीं चल रही है आपकी नज़र में? देखिए, मोरसी सियासत की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो आपने बात की, अगर इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाब होती है नून लीग, जी, तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश ये होगी कि जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बने। जो अब आप मोरसी वाली बात कर रहे हैं उस तरफ मैं आता हूँ। देखें, मरीम साहिबा ने जो 2018 से 21 का पीरियड था, जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से
और जिस शुजात के साथ जेल काटी, तो अब तो किसी को उनकी जो है सलाहियत पर डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद शी वॉज द एंकर दैट केप्ट द पार्टी यूनाइटेड। अगर वो ना होती तो पार्टी वुड हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। तो ये बात करना, ये अगर वो आएंगी तो अपनी सलाहियत पे आएंगी, जो कि उन्होंने अपना मेटल जो है वो प्रूव कर दी है, वो सब दुनिया ने देखा है। उन्होंने जिस दिन अपनी अलील वालदा को छोड़ के आई, एयरपोर्ट से लैंड किया और सीधा जेल गए, तो ये अब बात मोरेसी वाली तो मेरे ख्याल से इररेलेवेंट है। ये एक परफॉर्मेंस की बेसिस पे, एक जिसे कहते हैं कि कुर्बानी की बेसिस पे और एक विजन की बेसिस पे, आई थिंक शी इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट। पिछली हुकूमत थी, वो जब आई तो उसने कहा कि मैं अवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अवाम को सिर्फ एक ही जुमला सुनने को मिला, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि अवाम टोटल घबरा गई और आज इतनी घबराई है कि वो घबराहट में कुछ भी नहीं कर पा रही, वो खुद बुखलाहट का शिकार है कि हम किस हिम्मत जाएँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करें। देखें शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अवाम बिल्कुल महंगाई में पिसे हुए हैं इस वक्त, लेकिन जैसे मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर के जलसे में भी इस बात का जिक्र किया कि जो तरक्की का सफ़र है वो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे ये रुका था 2017 में। आपको याद होगा जब मियाँ साहब थे हुकूमत में तो रोटी मेरे ख्याल से 5 रुपए की थी, जो पेट्रोल था वो 70 रुपए का था, चीनी 60 रुपए की थी और डॉलर जो था वो 100 रुपए का था। और वो थ्रू आउट जो 4-5 साल थे वो बिल्कुल मिनिमल उसमें इंक्रीमेंट हुआ। तो मियाँ साहब के पास एक जामे प्लान मौजूद है और वही प्लान उन्होंने अब दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ प्राइवेटाइजेशन पे उनका स्पेशल फोकस है। जो पिछली हुकूमत में हमारे फॉरेन पॉलिसी में कुछ कोताहियाँ हुई और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात भी ख़राब हुए, उसको भी मियाँ साहब ने इंशाल्लाह एड्रेस करना है। और मेरे ख्याल में क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी का, वो इंशाल्लाह वो सफ़र वहीं से शुरू होगा और अवाम उसके जो हैं असरात बहुत जल्द देखेंगे। यानी कि अवाम इस चीज़ की उम्मीद रखे कि इंशाल्लाह वापस उसी पे 70 पे पेट्रोल, 70 नहीं चलो 100 पे पेट्रोल तो आ ही जाएगा। ये तो बिल्कुल जी, बिल्कुल उम्मीद रखें हम। ये आप बिल्कुल उम्मीद रखें कि ये जो सारी प्राइसेस हैं ये इन चेक रहेंगी और 70 पे तो मेरा नहीं ख्याल अब आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई जिस तरह हुई है पिछले 3-4 साल में, लेकिन ये है कि 50% डेफिनेटली 50% पे तो आ जाएगा ना। डेफिनेटली इसमें कमी आएगी। रोटी की कीमत, चीनी की कीमत, इन सारे जो आवाम की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। अच्छा, 40 साल दौरे हुकूमत रहा मियाँ साहब का, 40 साल की मुहित वक्फे से 40 साल एक मुद्दत बनती है। उसकी उस कारकर्दगी को और आने वाले वक्त की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? पहले तो शाह साहब ये जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिथ अबाउट 40 years इट हैज़ टू बी डिस्पेल्ड। मियाँ साहब का जो टोटल पीरियड है अगर आप उसको काउंट करें, 1985 में वो चीफ मिनिस्टर बने, ठीक, और फिर 90 में प्राइम मिनिस्टर बने 93 तक, तो वो टोटल 8 साल बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद 2.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे 97 to 99, तो और उसके बाद आप 2008 से 18 साल का 10 साल लगा लें तो ये टोटल पीरियड लगभग 21 साल बनता है। तो कहाँ 21 साल, कहाँ 40 साल, और इन 21 साल में भी उनको काम नहीं करने दिया गया, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी ये कहना कि जी वो 40 साल उन्होंने हुकूमत की, ये दुरुस्त नहीं। आम अफवाहें यही उड़ती हैं, 40 साल हुकूमत रही, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्ड किया गया मियाँ साहब के अगेंस्ट। उसमें ये भी कहा गया कि 40 साल से वो हुकूमत में रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये लगभग 21 साल बनते हैं और उसमें भी अगर आप हर टेन्योर में देखें तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और उन्होंने जो मुल्क के लिए किया, तो वो भी सारी ऐसी बातें हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल किसी और हुकूमत ने इतनी डेवलपमेंट पे फोकस किया जितना मियाँ साहब ने किया। अब आप बताएं कि 40 साल में जो, या 21 साल लगाते चले आपको कॉल पर, 21 साल में जो इनकी कारकर्दगी है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। देखें शाह साहब, अगर हम डिटेल में जाएं, 2013 का दौर देखें आप, जब मियाँ साहब हुकूमत में आए, आपको शायद याद होगा लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग और महंगाई का एक तूफ़ान बरपा था।
मियाँ साहब ने आके जब हुकूमत संभाली तो सबसे पहले उन्होंने IMF से जान छुड़वाई पाकिस्तान की। मुझे याद है कि ग्रोथ रेट 6% पे आ गया था 2013 से 18 तक। और सबसे बड़ी उसमें जो कामयाबी थी CPEC में आपको एक मिसाल देता चलता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे CPEC में। वो ये बताते हैं कि उनके साथ 3000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और उन 3000 एम्प्लॉयज़ ने पहले तो हर एक एम्प्लॉय ने एक बाइक ख़रीदी। उसके कुछ अरसे बाद उसी एम्प्लॉय ने एक फ्रिज ख़रीदा। वेरी गुड। और उसी एम्प्लॉय ने एक AC अपने घर में लगाया। ये मैं खुद बात नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा, मैं आपको उस शख्स से भी मिला सकता हूँ। तो यानी ये थी जो तरक्की ट्रिकल डाउन की घर घर। उसके अलावा मोटरवे का जो जाल बिछाया गया पाकिस्तान में, वो मियाँ साहब के दौर में ही हुआ। इनफैक्ट मियाँ साहब का विजन 93 में जब उन्होंने मोटरवे का एक सिलसिला शुरू किया, वो ये था कि दिल्ली से लेकर तोरखम तक मोटरवे को हमने कनेक्ट करना है। बिल्कुल। और उसमें जो एक एस्टिमेट लगाया गया था वो था कि 10,000 ट्रक डेली वहाँ से इंडिया से लेकर तोरखम तक जाएंगे। अगर आप उसमें कैलकुलेट कर लें, अगर आप $100 भी उससे लेते हैं एक फ्रेट ड्यूटी की मद में, तो कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। उसके अलावा जो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी थी वो उसका वो बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन मियाँ साहब को काम नहीं करने दिया गया, उनकी टांगें खींची गई। उसके अलावा जी जितनी भी आपकी प्राइवेटाइजेशन हुई, इकनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई 93 के दौर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जो 70s में नेशनलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रुक चुका था, उसको मियाँ साहब ने दोबारा 93 में शुरू किया। जितनी भी शुगर मिल्स, सीमेंट मिल्स और ये स्टील फैक्ट्रीज़ हैं वो उस दौर में इस्टेब्लिश की गई। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि 90 से 93 का जो दौर था वो पाकिस्तान का सुनहरा तरीन दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। और इनफैक्ट जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त मनमोहन सिंह, उन्होंने पाकिस्तान का मॉडल रेप्लिकेट किया। और इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया किस स्पीड से तरक्की कर रहा है, उसकी बुनियाद मनमोहन सिंह ने 93 में डाली और मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ थी उनको फॉलो करके डाली। उसके अलावा 97 में आपको पता है पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया, एक डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी। इससे बड़ा क्या कारनामा हो सकता है? तो कारनामों की और अचीवमेंट्स की तो लंबी लिस्ट है। अगर हम उन पे बात करना शुरू हो जाएं तो शायद आपका टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह आगे भी ये कामयाबी और ये तरक्की का सफ़र जो पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब का विज़न है वो चलता रहेगा और उसके असरात आप बहुत जल्द देखेंगे। तो नाज़रीन, ये थे राना तलाल साहब, बहुत नफीस शख्सियत और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो आवाम के नाम एक पैगाम राना तलाल साहब से जो हम पूछेंगे और वो बताएं कि क्या पैगाम है आवाम के लिए, उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या वो एक पैगाम देना चाहते हैं, अपने दिल की बात जो भी है। तो तलाल भाई। जी शाह साहब, मैं आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में भी ये एहसास है कि जो महंगाई से पिसी हुई आवाम है और जो बेरोज़गारी से तंग आई हुई आवाम है, उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला से दुआ करें और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मेरी पूरी ये एक दुआ भी है और मुझे पूरा यकीन भी है कि आपके हालात ज़रूर बेहतर होंगे। और एज़ अ मुसलमान हमारा अकीदा भी है कि हम मायूस ना हों और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। और जहाँ इतनी देर ये मुश्किलात काटी, कुछ 1-2 महीने की बात है, इंशाल्लाह आपके लिए रिलीफ ज़रूर आएगी और इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन ज़रूर वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे प्यारे दोस्त भाई राना तलाल साहब जो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़, अपनी बातें की। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क के लिए जो भी हो बेहतर हो, ऐसे अच्छे लोग आगे बढ़ें
जमात कोई भी हो, इंसान अच्छे होने चाहिए, वो साथ रहें और आवाम का सोचें। आपका अपना टाइगर शाह, सैयद वक़ार रिज़वी।